हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सुनना समझना भी ज़रूरी है, बट एक बार आपने ओवरऑल अगर ये पूरा लेक्चर सुन लिया तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आ जाएंगी। रटने का ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है जी। तो द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, उसको हमें प्रिवेंट करना है। अगर हो रहा है तो प्रोहिबिट करना है, और अगर हो चुका है तो उसको रिड्रेस करना है, यानी उसका रिड्रेसल का मैकेनिज्म हमारे पास होना चाहिए। सो ये जो एक्ट है ये 2013 में बनाया गया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मतलब इससे पहले और कोई एक्ट नहीं था ना सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड। तो विशाखा गाइडलाइंस जो है एक केस में जारी की गई थी, और उन्हीं की अलाइनमेंट में फिर जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट बनाया गया था। ठीक है जी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सभी के लिए ये एक्ट जान लेना बहुत जरूरी है, चाहे किसी पेपर में आए या ना आए। ओके, चलिए। तो ये एक्ट किस बारे में है? डेफिनेटली ये सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन, जो काम की जगह पे वर्क प्लेस पे जो सेक्सुअल हरासमेंट होए उसके अगेंस्ट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। ठीक है। सो उसको प्रोटेक्ट करना, प्रिवेंट करना और रिड्रेस करना, यानी जो भी कंप्लेन आ रही हैं सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड उनको रिड्रेस करना। रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है एक पर्टिकुलरली, जिसमें आपको पता होता है कि ये करना है कि अगर ये चीज हो गई है तो उसके बाद क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। सो उसको हम रिड्रेसल मैकेनिज्म बोल देते हैं, जो कि पर्टिकुलरली इस एक्ट के अंदर बहुत अच्छे से समझाया गया है कि अगर कुछ हो जाता है या सेक्सुअल हरासमेंट का केस बन जाता है तो उस टाइम पे क्या क्या चीजें रहेंगी। जिसने केस किया है, अगर उसने झूठा केस किया हो तब क्या होगा, अगर उसका केस सही है तो रिस्पोंडेंट यानी जिसके खिलाफ केस किया है वो क्या करेगा, या उसको क्या करना होगा, या उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो वो सारी चीजें यहां मेंशन है। ठीक है जी। और अगर वर्क प्लेस की बात की जाए तो वर्क प्लेस मतलब एक बहुत बड़ी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं, वहां से लेके अगर आप किसी के घर में मेड का भी काम कर रहे हैं और तब कोई सेक्सुअल हरेसमेंट वाली चीज हो जाती है, तो वहां पर भी ये सारा का सारा एक्ट जो है वो लागू रहेगा। और सारी चीजें इन्होंने बहुत क्लैरिटी से डिफाइन की हैं, जो अभी आपको समझ आ जाएंगी। ओके। तो इसमें 8 चैप्टर्स हैं जी, चैप्टर 1 to 8। 8 चैप्टर में मिसलिनियस हैं चीजें, यानी जो जो चीजें बच गई या जिसको अलग से चैप्टर की जरूरत नहीं है वो यहां ऐड कर दी। इन सभी चैप्टर्स में टोटल कुल मिला के 30 सेक्शंस हैं हमारे पास। ये एक्ट का जो है मैं आप लोगों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगी ऑफिशियल एक्ट की, आप वहां से भी चीजें देख सकते हैं। बट अगर आपने ये लेक्चर पूरा देख लिया तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें समझ आ जाएंगी। सबसे पहले ये क्यों जरूरत है ना इस एक्ट की? सो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट की वजह से, क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर होगा, सो जो आर्टिकल 14 या 15 है कॉन्स्टिट्यूशन के अपने, जहां पे हम इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वल राइट्स की बात करते हैं, चाहे मैन हो चाहे वुमेन चाहे थर्ड जेंडर हो, सो उसमें उनका क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, वो वायलेट हो रहे हैं। सो उनका वायलेशन हो रहा है, इसलिए सेक्सुअल हैरेसमेंट के एक्ट की जरूरत है। ओके। देन अगेन आर्टिकल 21, जिसमें हम राइट टू लाइफ की बात करते हैं। अगर आप अच्छी लाइफ तभी जी पाएंगे जब डिग्निटी के साथ जिएंगे। सो वो सारी चीजें भी यहाँ पे फिर उनका भी हनन हो जाएगा कि आप एक सेफ एनवायरमेंट आपके पास है ही नहीं काम करने के लिए, तो आपकी लाइफ जो है वो अच्छी कैसे होगी, राइट। सो कोई भी प्रोफेशन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन में आप हैं, ट्रेड बिजनेस कहीं पर भी हैं, सो वहां पर एक सेफ एनवायरमेंट जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट से फ्री हो, वो हक है, राइट है वो। ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने अपने उसमें डिपार्टमेंट में या आपने जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक कमेटी बना रखी है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये उनका हक है, वुमेन का ये हक है, वो उसके लिए हमें जरूरत है इस एक्ट की। ओके। दूसरी चीज, यूनिवर्सल लेवल पे बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स हैं वो रिकग्नाइज किए गए हैं राइट टू वर्क विद डिग्निटी को लेके। यानी अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो भले ही एम्प्लॉयर आपको पैसा दे रहा है, तो वो कोई एहसान नहीं कर रहा है, आप काम कर रहे हैं उसके बदले तब आपको पैसा मिल रहा है। ठीक है। तो वो यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड ह्यूमन राइट्स हैं कि जब आप काम करें तो एक डिग्निटी के साथ करें और वहां पर एक फ्री सेफ एनवायरमेंट आपको मिले। ठीक है। तो उसी अलाइनमेंट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे ये है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, यानी
एक कन्वेंशन बनाया गया है कि हमें जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है विमेन के प्रति, विमेन के अगेंस्ट मतलब उनके लिए, तो वो चीज जो है उसको एलिमिनेट करनी है वो चीजें, ठीक है, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्या कर दिया, रेटिफाई कर दिया, तो 25 जून 1993 में। तो जब आप इन सब चीजों को रेटिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने देश की तरफ से, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप एक एक्ट जो है उससे रिलेटेड बनाएं या कुछ एक प्रोविजंस बनाएं जो ये जो आपने रेटिफाई किया है इसको जस्टिफाई भी करे। ओके, सो इसलिए फिर हमारे पास क्या आ जाता है, ये एक्ट आ जाता है। और किसी भी एक्ट में, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में सबसे पहला सेक्शन या पहला चैप्टर आपको प्रिलिमिनरी मिलेगा। उस चैप्टर में यूजुअली जो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट या कमेंसमेंट मतलब जो पूरा नाम है उस एक्ट का वो दिया मिलेगा। दूसरे सेक्शन में आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगी। सो ये चीज आप याद रख सकते हैं। डेफिनेशंस आपको सारी रटने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशंस का मतलब होता है कि इस एक्ट में जहां जहां जो जो शब्द यूज किए गए, मान लो सेक्सुअल हैरेसमेंट में बार बार बोल रही हूं, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्ड का क्या मतलब रहेगा इस एक्ट के अंदर, तो इस एक्ट में जहां जहां वो वर्ड यूज होगा उसको पहले ही हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अगर मैं वुमेन बोल रही हूं तो उसका क्या मतलब रहेगा, तो वो सारी चीजें, तो ये तो इसका ऑफिशियल नेम हो गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। तो आपको ये पूरा नाम याद रखना है, ये ईयर याद रखना है कि 2013 में आया था ये एक्ट। ओके, डेफिनेशन में एक दो डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए, वो है एग्राइव्ड वुमेन। अच्छा, एक और ओके, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी दिया हुआ है, मैं उसकी डेफिनेशन भी बता देती हूँ, एक सेकंड, ठीक है। तो ये जो एग्राइव्ड वुमेन है इसका क्या मतलब रहेगा कि आप किसी भी वर्क प्लेस पे, किसी भी एज की अगर वुमेन है, एम्प्लॉयड है नहीं, अगर आप किसी वर्क प्लेस पे हैं और कोई चीज आपके साथ हुई है, सो वहां पर आप जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर आपके साथ हुई है तो आप केस कर सकते हैं, मतलब बेसिकली मिसबिहेवियर। ओके, इन रिलेशन टू ड्वेलिंग प्लेस और हाउस, अगर आप जो है किसी घर पे काम कर रही हैं, मेड हैं, तो वो वुमेन जो कंप्लेन करेगी वो एग्राइव्ड वुमेन ही यहाँ पे प्रोनाउंस किया गया है उसको। ओके, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कौन सा आ जाएगा, जिसमें 10 से कम जो है क्या है, मेंबर्स हैं, या मान लो अनऑर्गेनाइज्ड, जैसे आपकी ये मेड हो गई, वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं है, सो वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर रहेगा। कोई भी कंपनी की अगर बात कर रही हैं जिसमें पर्टिकुलर सारी की सारी चीजें हैं, एक हायरार्की है, सो वो क्या रहेगा, आपका ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर रहेगा। सेक्सुअल हैरेसमेंट का क्या मतलब रहेगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब है कि ये जो चीजें आपको मेंशन कर रखी हैं इनमें एक या उससे ज्यादा अगर अनवेलकमिंग एक्ट या बिहेवियर है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो या बाय इम्प्लीकेशन हो, सो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा। यानी अगर कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट या एडवांसेस हैं वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएगा, या आप कोई सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड कर रही हैं या रिक्वेस्ट कर रही हैं, भले ही वो इनडायरेक्टली हो, इम्प्लिसिटली हो आपके शब्दों में, सो वो भी क्या रहेगी, सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंडर आएगी। या सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स आप पास कर रही हैं, या पोर्नोग्राफी दिखा रही हैं, या कोई अनवेलकम फिजिकल वर्बल या नॉन वर्बल कंडक्ट कर रहे हैं जो सेक्सुअल नेचर का है, सो भले ही फिजिकल ना हो, अगर वो नॉन वर्बल है या वर्बल है या इशारे में है, सो वो सारी चीजें यहां पर आ जाएंगी, ठीक है। डोमेस्टिक वर्कर जो एक हाउस वो होता है ना, हाउस होल्ड वर्क में आप एम्प्लॉयड हैं, जैसे मतलब किसी भी तरीके का, चाहे आप कैश के साथ, आपको कैश मिल रहा है, या आपको कई बार ऐसे होता है ना कि आप रेंट पे घर दे देते हैं उस मेड को और वही आपका काम कर देगी फ्री में, आप रेंट नहीं ले रहे हैं उससे, सो वो अदला बदला हो गया, तो वो भी एक तरीके से डोमेस्टिक वर्किंग में ही आ जाएगा, भले ही आप उसको पैसे नहीं दे रहे हैं, ठीक है। चाहे वो टेम्परेरी बेसिस पे हो, परमानेंट, फुल टाइम, पार्ट टाइम, किसी भी बेसिस पे हो, सो यहाँ पर बेसिकली वो फैमिली मेंबर नहीं होना चाहिए आपका कि आपने अपने किसी फैमिली मेंबर को रेंट पे घर दे दिया और वो आपका काम करके जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। सो फैमिली मेंबर अगर नहीं है तो ऑब्वियसली वो जो रेम्यूनरेशन है वो किसी ना किसी फॉर्म में तो आ रहा है ना, चाहे कैश की फॉर्म में आ रहा है, चाहे काम की फॉर्म में आ रहा है, सो वो डोमेस्टिक वर्कर में आ जाएगा। हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है सेक्सुअल हैरेसमेंट को। सो कोई भी वुमेन सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट एट एनी वर्क प्लेस, वो होनी नहीं चाहिए। नो वुमेन, मतलब कोई भी वुमेन का सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। उसी के संदर्भ में हम क्या बोल रहे हैं कि इसको और थोड़ा सा एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है। देखिए, इंप्लाइड और एक्सप्लिसिट प्रोमिस, यानी अगर आपको कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का क्या कर दिया था, उन्होंने प्रॉमिस किया था
बदले में ऑब्वियसली। सो वो चीज भी किस में आ जाएगी, सेक्सुअल हरासमेंट में। या फिर इम्प्लाइड या एक्सप्लिसिट आप थ्रेट दे रहे हैं कि अगर उन्होंने ये चीज नहीं की तो वो जो है वो डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट उनको मिलेगा, यानी उनका डिमोशन भी कर सकते हैं। या फिर उनके फ्यूचर या प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पे बात आ जाए कि आप उसको थ्रेट कर रहे हैं कि उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा वाली सिचुएशन। या फिर इंटरफेयर कर रहे हैं आप उसके काम में, या एक इंटिमिडेटिंग एनवायरमेंट, एक ऑफेंसिव होस्टाइल एनवायरमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं है काम करने के लिए, ठीक है, तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट में ही आएगा। देन ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट। अच्छा, एक याद रखिएगा, एक होता है ह्यूमिलिटी जिसको हम विनम्रता बोल देते हैं, एक होता है ह्यूमिलिएशन, ठीक है, तो ये याद रखिए, ह्यूमिलिएट, तो इसमें तो क्या जाएगा, आप उनका अपमान कर रहे हैं या उनको नीचा दिखा रहे हैं वो सिचुएशन, और ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट अगर आप कर रहे हैं जो उनकी हेल्थ को या सेफ्टी को अफेक्ट कर रहा है तो वो भी सेक्सुअल हेरासमेंट के अंडर आएगा। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए आपके वर्क प्लेस पे अगर आप एम्प्लॉयर हैं या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो। ओके, दूसरे चैप्टर में हमें क्या करना है जी, हमें एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी है। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का क्या मतलब रहेगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिस है जो काम चल रहा है जिसमें 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, सो वो एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी वहां पे कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, बनाएंगे। ओके, इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली उनका ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, सारी चीजें आप डिफाइन करेंगे कि ये यहाँ पे ऑफिस है हमारी इंटरनल कमेटी का और यहाँ पे ये सारे के सारे मामले सुने जाते हैं, ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो। सो जो इंटरनल कमेटी है उसमें मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा ऑब्वियसली एम्प्लॉयर के द्वारा, यानी मान लो मैं अपनी कंपनी की बॉस हूं तो मैं और मेरे अंडर जो है 20-25 लोग काम करते हैं, यानी 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, सो वो एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर माना जाएगा। और वो जो लोग काम करते हैं उनके साथ कुछ गलत ना हो, स्पेशली वुमेन के साथ, सो वो चीज उस चीज के संदर्भ में ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी मुझे बनानी पड़ेगी। अब इसमें जो मेंबर्स होंगे, कौन कौन इस कमेटी के मेंबर होंगे, वो क्योंकि मैं एम्प्लॉयर हूं, मैं एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही हूं, सो मैं जो है डिसाइड करूंगी। ओके, लेकिन उसके लिए कुछ एक रूल्स हैं, जैसे एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए जो कि वुमेन होनी चाहिए, जो कि क्या हो, एक सीनियर लेवल पे, मतलब आपके ही जो आपके काम कर रहे हैं ना, मान लो अब मेरा एक ऑफिस यहाँ है, एक और ऑफिस कहीं और है, सो मुझे यहाँ पे काम करने वाले लोगों में से एक सीनियर लेवल की वुमेन एम्प्लॉय को क्या करना पड़ेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरे अंडर जो काम कर रहे हैं उसमें कोई सीनियर लेवल की वुमेन नहीं है, एम्प्लॉयड या एम्प्लॉय नहीं है, सो मैं क्या करूंगी, ये भी हो सकता है किसी दूसरे डिपार्टमेंट से, कि मान लो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रही हूं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट, रिक्रूटिंग डिपार्टमेंट, एक कंपनी में कई डिपार्टमेंट होते हैं ना, तो दूसरे डिपार्टमेंट में भी अगर कोई सीनियर वुमेन एम्प्लॉयड है तो उसको भी लाया जा सकता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह, ठीक है। सो ये भी इन्होंने सिचुएशन बता दी। अगर आपके उस बाकी और डिपार्टमेंट में भी नहीं है कोई सीनियर एम्प्लॉय जिसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया जा सके, तो एक सीनियर लेवल की एम्प्लॉय आप अपने दूसरे ऑफिस से भी ला सकते हैं, कि मान लो एक ऑफिस मेरा कुरुक्षेत्र में है, एक दिल्ली में है, तो दिल्ली वाले ऑफिस में अगर कोई वुमेन नहीं है तो यहां से एक वुमेन को एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह वहां पे नॉमिनेट किया जाएगा, ठीक है जी। ओके, नॉट लेस देन 2 मेंबर्स फ्रॉम अमंगेस्ट एम्प्लॉयज। सो जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, दो एटलीस्ट, मतलब 2 से कम नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट 2 मेंबर्स आपको उन एम्प्लॉयज में से भी क्या करने पड़ेंगे, अपनी कमेटी में लाने पड़ेंगे। और प्रेफरेबली आप उन लोगों को प्रेफर कीजिए जो कि वुमेन के कॉज की तरफ काम कर रहे हैं, या उनका कोई सोशल वर्क या लीगल नॉलेज इन तरफ अगर कोई भी काम है, सो वो पहले उसको प्रेफरेंस दी जाए। ओके, देन एक मेंबर रहेगा जी एनजीओ से, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहां से एक मेंबर आपकी कमेटी में होना चाहिए जो कि मतलब वही अगेन कि उसने वुमेन के कोज के लिए काम किया हो, एंड या वो फेमिलियर हो इन इश्यूज से रिलेटेड जो सेक्सुअल हरासमेंट में होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या रहेगी, इंटरनल कमेटी रहेगी। और इस इंटरनल कमेटी में जितने भी मेंबर्स होंगे, क्योंकि 3 तो सीधा सीधा है ही, ठीक है, 4 मेंबर, सॉरी 4 तो सीधे सीधे हैं, एक आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा, 2 आपके एम्प्लॉयज, मिनिमम आपके 2 एम्प्लॉयज रहेंगे, और उसके बाद जो है एक मेंबर एनजीओ से रहेगा। तो 4 की तो मिनिमम ये कमेटी होनी चाहिए, उससे ज्यादा अगर आप एम्प्लॉयज या लोग इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है।
ठीक है। बट अगर मान लो 4 एम्प्लॉइज हैं तो उसमें से 2 वुमेन होनी चाहिए। सो एक तो हमने स्पेसिफिकली बोल दिया कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होगी वो तो वुमेन ही होगी सीनियर लेवल की। ओके, सो एक वो चीज होगी। उसके बाद जो बाकी यहाँ पे नॉट लेस देन 2 और एक ये 1 मेंबर, तो इन 3 में से भी या जितने भी आप मेंबर्स अपॉइंट कर रहे हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं, उसमें से हाफ नंबर, अगर आपने 6 लोगों की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई तो उसमें 3 तो है वुमेन होनी ही चाहिए। ठीक है, ये हमारी इंटरनल कमेटी बन गई है जी। अब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है एंड जो एवरी मेंबर है कमेटी का, उनका साल कितने रहेंगी, उनके ऑफिस का टाइम रहेगा नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स, यानी 3 साल तक वो रहेंगे। 3 साल बाद आपको अपनी इंटरनल कमेटी चेंज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक बार बना दी और ये सालों साल चल रही है। सो वो चीज नहीं होगी। आपको अलग तरीके से नए नॉमिनेशंस निकालने होंगे और नए लोगों को वहां पे फिर इंटरनल कमेटी में रिक्रूट करना होगा। ओके, मेंबर्स अपॉइंटेड अमंग द जो एनजीओ में से है उसको फीस पे की जाएगी, मतलब उसको फीस, अलाउंस, वो चीजें पे की जाएंगी, क्योंकि एनजीओ से अगर आपको इन मेंबर नॉमिनेट कर रहे हैं तो वो क्यों आ रहा है आपके यहाँ ना, सो वो आपको वहां पे भी फीस वहां पे करनी पड़ेगी। ये जो प्रिसाइडिंग है, अपना प्रिसाइडिंग ऑफिसर है या कोई भी मेंबर है, वो अगर कुछ गलत कर देते हैं, क्योंकि इंसान है ना, उनसे भी तो गलतियां हो सकती हैं, अगर उन्होंने कुछ भी गलत किया है या उनके ऊपर कोई केस चल रहा है, सो आप इमीडिएट इफेक्ट से उसको वहां से रिमूव कर देंगे। वहां पे जो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी आपकी इंटरनल कमेटी में, उसको आप वापस से फ्रेश नॉमिनेशंस के साथ फिल करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। ओके, इसके चैप्टर 3 आ जाएगा इंटरनल के बाद लोकल कंप्लेन कमेटी, क्योंकि ऐसा भी तो होगा ना, अभी हमने बोला ये इंटरनल कमेटी तो एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। अभी कोई घर पे अगर हाउस हेल्प लगी हुई है तो घर में थोड़ी ना एक इंटरनल कमेटी बनेगी, राइट। सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए हमारे पास है लोकल कंप्लेन कमेटी। ठीक है, इसमें कौन रहेगा, एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रहेगा। वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन होगा, तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या डेप्यूटी कलेक्टर, इनको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की तरह अपॉइंट करेगी। यानी जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रहेगा वो एक बड़े ओहदे का, बड़े लेवल का यहाँ पे अधिकारी आपको देखने को मिलेगा, जो कि इस एक्ट में जो जो चीजें बोली गई हैं उन फंक्शंस को लागू करेगा, वो काम करेगा, और वो जो पावर्स दी गई हैं उनको भी एक्सरसाइज करेगा। अब ये कमेटी कैसे बनेगी, सो इसमें क्या रहेगा जी, हर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है वो कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट में एक लोकल कंप्लेन कमेटी बनाएगा, जहां पे सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड क्या आ जाएंगी, कंप्लेन्स आ जाएंगी। जहां पे इंटरनल कंप्लेन कमेटी नहीं है वो यहां पे कर सकते हैं। कहां नहीं है इंटरनल कंप्लेन कमेटी, जहां पे 10 से कम वर्कर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, सो वो फिर यहां पे आके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, मतलब लोकल कंप्लेन कमेटी जो बनाई गई है उसमें, क्योंकि और ये भी तो हो सकता है ना, मान लो इंटरनल कंप्लेन कमेटी तो है लेकिन जो आपका एम्प्लॉयर है, जो आपका बॉस है, उसके खिलाफ वो कंप्लेन है। तो अगर बॉस के खिलाफ कंप्लेन है या फिर 10 वर्कर्स से कम की आपके काम कर रहे हो आप लोग, तो वहां पे इंटरनल कमेटी नहीं है, तो उन लोगों को अगर शिकायत करनी है या तो बॉस के खिलाफ या ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो लोकल कंप्लेन कमेटी के पास शिकायत करने जाएंगे। ठीक है, यानी जो हमारी मेड आ गई, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो लोकल कंप्लेन कमेटी में जाके शिकायत कर सकती है। ओके, या फिर आपके बॉस के, आपका बॉस जो है वो आपको हरेस कर रहा है, तो आप जाके लोकल कंप्लेन कमेटी में जाके शिकायत कर सकते हैं। ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, अगेन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है वो डेजिग्नेट करेगा एक नोडल ऑफिसर हर एक ब्लॉक के लिए, यानी हर एक तहसील, तालुका, इन लोग इनके लिए, और एक म्यूनिसिपैलिटी में, अगेन अर्बन एरिया में अगर है तो म्यूनिसिपैलिटी, सो वहां पे ये एक नोडल ऑफिसर जो है उसको डेजिग्नेट करेंगे, जो कि कंप्लेन्स जो है उसके पास आएंगी और वो कंप्लेन विद इन 7 डेज लोकल कंप्लेन कमेटी के पास फॉरवर्ड कर दी जानी चाहिए। ओके, तो ये हर एक वो होता है ना कि आप लोकल कंप्लेन कमेटी के पास भी अगर ना जा पाए तो आपके एक नोडल ऑफिसर रहेगा, वो आप पता करके उनके पास कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, जुरिस्डिक्शन जो रहेगा लोकल कंप्लेन कमेटी का, वो डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट वाइज जहां पे वो बना रखी है, उन एरियाज में जहां वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है, वो उनका जुरिस्डिक्शन एरिया होगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में अगर कुछ होता है तो हम देखेंगे, ऐसे वाली सिचुएशन। अगेन कंपोजिशन, टेन्योर या वो चीजों की बात कर लेते हैं जो हमने इंटरनल कंप्लेन कमेटी में बात की थी कि एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, 2 मेंबर्स एटलीस्ट जो है आपके एम्प्लॉइज में से होने चाहिए और एक आपका एनजीओ से आना चाहिए। यहां पे भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा आपको। तो जो लोकल कंप्लेन कमेटी है, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नॉमिनेट करेगा, इंटरनल कंप्लेन कमेटी में आपका एम्प्लॉयर नॉमिनेट कर रहा था, तो यहाँ पे एक चेयरपर्सन रहेगा जी, नॉमिनेटेड फ्रॉम द
अमंगेस्ट एमिनेंट वुमेन इन द फील्ड। तो जो फील्ड पे या सोशल वर्क में या जो वुमेन के लिए काम करती हैं, उनमें से कोई एक मतलब हस्ती, जो प्रसिद्ध हस्ती है, जो इस तरीके से या इस फील्ड में काम करती हैं, उस एमिनेंट वुमेन को हमें नॉमिनेट करना है चेयरपर्सन की तरह। अब ये एमिनेंट वुमेन क्यों आएगी? एक तो ये ऑब्वियसली उस फील्ड में काम करती है, इसको अच्छा लगता है उन चीजों में काम करना, प्लस या उस कॉज के लिए काम करना। और दूसरी चीज यहाँ पे हमें अलाउंस देना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था इंटरनल कमेटी में, वो तो आपके ऑफिस में काम करने वाला सीनियर एम्प्लॉय थी। तो वो जो सीनियर एम्प्लॉय थी उसको तो ऑलरेडी सैलरी मिल रही थी, और प्लस एडिशनली वो काम करने वाली थी इंटरनल कंप्लेन कमेटी का। बट यहाँ पे तो आप एक एमिनेंट वुमेन को, जो उस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही है, उसको एक चेयरपर्सन की तरह लेके आ रही है, तो यहाँ पे उनको अलाउंस और पेमेंट जो है वो देनी पड़ेगी, जो कि आगे वाले सेक्शंस में आपको देखने को मिलेगा। वन मेंबर टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंगस्ट द वुमेन वर्किंग इन ब्लॉक, तालुका, तहसील, वार्ड या म्युनिसिपैलिटी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एक ऑब्वियसली अब किसमें सिस्टम में है वो वुमेन ना, यानी ये काम कर रही है, तो इसको कहीं ना कहीं सैलरी मिल रही है। ओके, तो इसको सैलरी मिल रही है, तो इसको यहाँ पे इस कमेटी का मेंबर होने के लिए पैसे नहीं मिलेंगे, पेमेंट नहीं मिलेगी। सो एक मेंबर जो कि किसमें ऑलरेडी ब्लॉक लेवल पे, तालुका लेवल पे या तहसील, वार्ड, म्युनिसिपैलिटी लेवल पे काम कर रही है, एक मेंबर यहाँ पे वो आ जाएगी। देन दो मेंबर जिनको नॉलेज हो, मतलब दो मेंबर हम किससे बात कर रहे हैं, जैसे एनजीओ से ले लिए हमने दो मेंबर, उन दो में से एक वुमेन होनी चाहिए, और उनका बैकग्राउंड, पॉसिबिलिटी है, कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट एक नॉमिनी जो है उसका लॉ या लीगल बैकग्राउंड हो, और एक जो नॉमिनी है वो वुमेन बिलोंग करती हो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब या और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं या माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाइड है। सो वो उनमें से एक वुमेन यहाँ होनी चाहिए। ठीक है जी। सो अभी तक हमने क्या कहा, एक चेयरपर्सन, मैन नहीं बोलेंगे, एक चेयरपर्सन होनी चाहिए जो कि एक एमिनेंट पर्सनालिटी होगी। दूसरी एक वुमेन होनी चाहिए जो कि मतलब नोडल ऑफिसर की तरह, जो कि ऑलरेडी काम करती है यहाँ पे। तीसरी दो जो है क्या होने चाहिए यहाँ एनजीओ से, जिसमें से एक तो वुमेन होनी चाहिए और एक जो है आपके पास लीगल बैकग्राउंड के साथ आप नॉमिनी लेके आ सकते हैं। और फोर्थ जो है, जो कंसर्न ऑफिसर रहेगा, जो कि सोशल वेलफेयर या वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, ये डिपार्टमेंट्स में भी तो लोग काम करते हैं ना, तो उन डिपार्टमेंट्स में से एक कंसर्न ऑफिसर भी यहाँ रहेगा जो कि एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेगा। सो अब ध्यान देने वाली बात यह है, जो आपको अगले सेक्शन में मिलेगी, मैं यहां ही समझा देती हूँ। एक तो आपके ये वुमेन है जो कि तालुका या डिस्ट्रिक्ट या म्युनिसिपैलिटी, रूरल कहीं ना कहीं काम कर रही है, यानी गवर्नमेंट का हिस्सा है ये, इसको ऑलरेडी सैलरी मिल रही है। सो एक तो ये है जी। और दूसरे ये जो कंसर्न्ड ऑफिसर हैं, चाहे वो वेलफेयर, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट में काम कर रहे हो, तो वहां पे भी इनको सैलरी मिल रही है। ओके, तो ये जो दो सेकेंड और फोर्थ वाले जो है ना, बी और डी सेक्शन में, सब सेक्शन में जो आगे 7वें सेक्शन के बी और डी सब सेक्शन में जो है, इनको छोड़ के कौन सा बचा, ए और सी सब सेक्शन बचा। तो ए और सी सब सेक्शन वालों को हमें पेमेंट देनी पड़ेगी, अलाउंस देना पड़ेगा। ओके, देन कंपोजिशन की बात करें तो जो हमने पूरी कंपोजिशन की बात की, तो इसका टेन्योर भी 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 3 साल में ये भी हमें लोग चेंज करने पड़ेंगे। ये जो अगर यहाँ पे भी सेम चीज है कि जो आपकी कमेटी, आपने लोकल कंप्लेन कमेटी बनाई है, इनमें से अगर कोई इंसान जो कमेटी का मेंबर है वो अगर कुछ गलत करता है या कोई कंट्रवीन करता है जो भी प्रोविजंस मेंशन है, या वो कन्विक्ट है किसी भी ऑफेंस को लेके, या उस पे कोई वो गिल्टी है किसी प्रोसीडिंग का, सो वहां पे, या फिर उसने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है, सो उनको इमीडिएट इफेक्ट से आप हटाइए, रिमूव कीजिए कमेटी से, और वहां पे जो वैकेंसी क्रिएट हुई है उसको वही एज एक कैजुअल वैकेंसी की तरह ट्रीट करते हुए फ्रेश नॉमिनेशंस आप वहां पे लेके आइए। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो इसके सबसेक्शन 4 में दिया हुआ है कि जो चेयरपर्सन या मेंबर्स हैं जो कि बी और डी क्लॉजेस में आए हैं, मतलब जो सबसेक्शन 1 है ना, 7th का, 1 का, बी और डी। ठीक है, तो इसमें जो मैंने अभी बताई थी कि चेयरपर्सन और जो आपके दो आप एनजीओ से लेके आ रहे हो लोगों को, उनके लिए आपको फीस या अलाउंस जो है वो देने पड़ेंगे प्रोसीडिंग वाइज, या जैसे भी आप देना चाहें। ठीक है, देन ऑब्वियसली आप इनको भी पैसा दे रहे हैं, आप एक कंप्लेन कमेटी भी बना रही हैं, तो आपको ग्रांट्स या ऑडिट्स तो चाहिए होंगे। सो वही ग्रांट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिसाइड करेगी अप्रोप्रिएट ग्रांट्स, और वो ग्रांट देगा कौन, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट को वो बोलेंगे कि बाय लॉ
इतना जो है आपको ये ग्रांट इस कंप्लेन कमेटी को देना है, लोकल कंप्लेन कमेटी के लिए यूज करना है। सो वो सारी चीजें इसके अंदर रहेंगी। जो स्टेट गवर्नमेंट है ये आएगा, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक एजेंसी सेटअप कर सकती है ट्रांसफर द ग्रांट्स, कि कैसे ग्रांट जो है वो ट्रांसफर किए जाएंगे इस 8 के फर्स्ट सबसेक्शन में, मतलब हाँ 8 सेक्शन के फर्स्ट सबसेक्शन में, ठीक है। तो इसके अंडर कैसे कैसे ग्रांट्स दिए जाएंगे उसके लिए एक एजेंसी भी हायर सेटअप की जा सकती है, प्लस एजेंसी जो कि पे करेगी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कि ये लमसम अमाउंट है या ये यहाँ के लिए लागू है, सो वो एजेंसी पे करेगी फिर यहाँ पे। मतलब जो आपने ऑब्वियसली पैसा तो गवर्नमेंट से ही आ रहा है, बट वो होता है ना कि एक एजेंसी आपने बना दी फाइनेंस लेवल पे भी, तो वो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। जो अकाउंट्स है एजेंसी के रिलेटेड वो क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, ऑडिट करेंगे, और फिर जो अकाउंटेंट जनरल है स्टेट का उसके कंसल्टेशन में होंगी ये चीजें, और फिर आप स्टेट को जो है वो रिपोर्ट भी करेंगे कि ये चीजें हुई हैं, इतनी इतनी ऑडिटिंग जो हुई है और इतना इतना पैसा और ग्रांट दी गई है। ओके, चैप्टर 4 आता है जी कंप्लेन से रिलेटेड, कंप्लेन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। तो कुछ एक चीजें हैं याद रखने वाली। सबसे पहले तो जो भी अग्रेव्ड वुमेन है यानी जिसको कंप्लेन करनी है वो राइटिंग में कंप्लेन करेगी, लिखित में होनी चाहिए कंप्लेन। जैसे ही आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है विद इन 3 मंथ्स के पीरियड में आपको वो नोट डाउन करवाना है या उसकी कंप्लेन करनी है। अगर विद इन 3 मंथ्स आप कंप्लेन नहीं कर पाए हैं सो आपको जिस दिन मतलब उन 3 महीनों में आप क्यों नहीं कंप्लेन कर पाए, या मान लो आपको 5 महीने लग गए, तो उन 5 महीनों में क्या क्या इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से आप कंप्लेन दर्ज नहीं कर पाए, सो वो चीजें आपको लिखित में देनी होंगी। अगर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है लोकल कंप्लेन कमेटी के या फिर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपके इंटरनल कंप्लेन कमेटी के, वो इन रीजंस को सही मानते हैं, उनको लगता है कि भाई जेन्युइन है ये चीजें और ये इनके पास टाइम नहीं मिला या ये सिचुएशंस हालात ऐसे थे या तबीयत खराब थी या बेड पे थे ये, तो वो उस सिचुएशन से अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं, जो आपने लिख के दिया है कि आपने 5 महीने 6 महीने तक कंप्लेन क्यों नहीं की थी, क्योंकि 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लेन करनी होती है, तो अगर 3 महीने से ज्यादा हो गए तो आपको रीजनिंग लिख के देनी पड़ेगी। और अगर उस रीजनिंग पे जो आपकी इंटरनल कमेटी है या लोकल कमेटी है जहां पे भी कंप्लेन जा रही है वो कमेटी अगर सेटिस्फाइड है तो वो इस कंप्लेन को दर्ज करेंगे। वो जो आपको 3 महीने का टाइम दिया गया है वो उसकी टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर सकते हैं अगर वो सेटिस्फाइड है आपकी रीजनिंग से। ओके, तो दूसरी चीज, जब ये जो एग्राइव्ड वुमेन है, कई बार ऐसे होता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो जाती है और वहां पे वो फिजिकल ट्रॉमा या मेंटल ट्रॉमा या उनकी डेथ हो गई है उस सिनेरियो में, सो उन वजह से ऑब्वियसली वो तो नहीं कर सकते कंप्लेन, तो उनका जो लीगल हेयर होगा, यानी जो होते हैं ना कि अगर किसी लड़की के साथ हुआ है बाई चांस, तो उसके पापा जो है या तो जो लीगल लेवल पे आपके क्या है रिलेटेड है आपसे, तो वो या फिर कोई भी पर्सन उन कंप्लेन के जो प्रिस्क्राइब किया गया है वो इस कंप्लेन को फर्दर कर सकते हैं यहाँ पे, अगर वो वुमेन नहीं कर पा रही है या कर पाई तो। अब जैसे ही कंप्लेन हुई है, कंप्लेन में इंक्वायरी इनिशिएट करने से पहले, क्योंकि इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी ना, इंक्वायरी इनिशिएट करने से पहले ये जो विमेन है इसकी रिक्वेस्ट पे एक सेटलमेंट होता है ना, जैसे आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होता है, तो एक कंसिलिएशन के थ्रू सेटलमेंट किया जा सकता है। सो वो कंप्लेन के बाद, मतलब आपने कंप्लेन तो कर दी, अब जो है वो जिसने किया आपके साथ कुछ भी वो आपके साथ सेटलमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन वो सेटलमेंट मॉनिटरी नहीं होना चाहिए कि ये चीज हुई थी तो वो आपको बदले में पैसे दे रहे, तो वो मॉनिटरी सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। बाकी जो भी सेटलमेंट आप करते हैं, तो अगर वो सेटलमेंट हो जाता, आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने कंप्लेन कर दी, उसके बाद आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो वुमेन है जिसने कंप्लेन की है उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर कोर्ट मतलब आगे फर्दर इंक्वायरी की बजाय पहले कंसिलिएशन के थ्रू आप उसको चीजों को ठीक कर सकते हैं। और वो चीजों को ठीक अगर आपने कर लिया है तो वो जो रिकॉर्ड मतलब आपने जो सेटलमेंट किया है उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और वो रिकॉर्डेड चीजें जो है वो आपके एम्प्लॉयर के पास जाएंगी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जाएंगी, और जो अग्राइव्ड वुमेन है वो और जो रिस्पोंडेंट है उनके पास भी उनकी कॉपीज जाएंगी, और चूंकि सेटलमेंट हो गया है तो कोई फर्दर इंक्वायरी नहीं होगी। लेकिन अगर सेटलमेंट यहां नहीं हुआ सेक्शन 10 के अंडर, तो हम क्या करेंगे, जो रिस्पोंडेंट मतलब अगर एम्प्लॉय है सो वो प्रोसीडिंग्स होंगी अब यहाँ पे, ठीक है। अगर डोमेस्टिक वर्कर का केस है या इस तरीके के केसेस है तो वो लोकल कमेटी के वहां होंगी, अदरवाइज जो है वो इंटरनल कमेटी के वहां होंगी। प्लस जो रिस्पोंडेंट मतलब जिसके प्रति ये चीजें की गई हैं, जैसे मान लो एक हाउस हेल्प है और उसने ये केस किया है, सो लोकल कमेटी उसकी उस सिचुएशन को देख के, मतलब एकदम से जो उसको सिचुएशन लग रही है, चाहे वो आगे जाके गलत ही क्यों ना साबित हो जाए, वो जो ऑन द स्पॉट वो सिचुएशन दिख रही है उस सिचुएशन के हिसाब से वो पुलिस में कंप्लेन करेंगे।
ठीक है जी, तो वो पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं विद इन द पीरियड ऑफ 7 डेज, और किसके सेक्शन 509 आईपीसी के सेक्शन 509 के अंडर आप जो है कंप्लेन कर सकते हैं। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये कंप्लेन लोकल कमेटी की तरफ से हो रही है। देन ये इसी के अंदर फर्दर आ जाएगा ये जो हमने बोला ना कि अगर कोई रेलेवेंट प्रोविजन नहीं है टाइप वाली सिचुएशन, सो प्रोवाइडेड दैट जो अग्रेव्ड वुमेन है वो इन्फॉर्म करती है इंटरनल या लोकल कमेटी को कि जो सेटलमेंट हुआ था वो कंपाइल नहीं किया गया है, यानी कि जो सेटलमेंट की बात की गई थी वो सेटलमेंट हुआ ही नहीं, उन्होंने वो चीजें नहीं की जो उन्होंने प्रॉमिस की थी अगेन। ठीक है, तो वो जाके यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, अगेन वो पुलिस में कंप्लेन फॉरवर्ड की जाएगी, प्रोवाइडेड जब दोनों की दोनों पार्टीज अगर एम्प्लॉइज हैं, क्योंकि मान लो आप लोकल उस पे इंटरनल कमेटी आपके यहाँ है लेकिन बॉस के खिलाफ कंप्लेन है, तो वो लोकल कमेटी के पास चली गई और लोकल कमेटी के पास जाके अगर वो चीज कंप्लाई नहीं हुई, जो आपने इंक्वायरी तो हुई नहीं है फर्दर, बट इंक्वायरी से पहले जो कंसिलिएशन किया था वो आपको नहीं दिया गया, जो प्रोमिस किए गए वो पूरे नहीं किए गए, तो फिर आप वापस जाएंगे लोकल कमेटी और वो जो है उस इंक्वायरी को पुलिस में फर्दर कंप्लेन को फॉरवर्ड कर देंगे। अगर दोनों ही पार्टीज एम्प्लॉय हैं तो उन दोनों को अपनी अपनी साइड रखने का पूरा मौका दिया जाएगा, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, अब कोई भी चीज जो कि यहाँ पे आईपीसी उसमें मेंशन है उसके हिसाब से अब चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज इसको रोक नहीं सकती, अगर रिस्पोंडेंट जो है वो कन्विक्टेड है इस ऑफेंस का, तो वो जो पेमेंट उनको देनी है या जो जो चीजें उनको करनी है वो करनी पड़ेंगी अब। ओके, फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एन इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन जे, जो इंटरनल या लोकल कमेटी है उनके पास सेम पावर्स रहेंगी, क्योंकि अब तक तो हमने कंसिलिएशन की बात की, कंसिलिएशन में अगर उन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो नहीं किया तो लोकल कमेटी अगेन पुलिस में कंप्लेन कर सकती है, वो चीजें रहेंगी। प्लस अगर इंक्वायरी के पर्पज से अगर हम देखें तो जो सेम पावर्स है, मतलब एक कोर्ट में जो चीजें सुनी जाती है ना, सिविल, ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंडर सिविल कोर्ट में, तो वो एक सिविल कोर्ट की तरह ही वो कमेटी काम करेगी और वहां पर वो समन कर सकती है किसी को, जैसे कोर्ट किसी को बुलावा भेजता है तो वैसे ये कमेटी भी बुलावा भेज सकती है, इन्फोर्स कर सकती है अटेंडेंस को कि आना ही है आपको। ओके, और एग्जामिन क्यों, अगर वो नहीं आएंगे तो फिर पुलिस एक्शन लेगी उस पर, जैसे कि कोर्ट में होता है। देन ओथ उनको दिलवा सकती है, उनकी डिस्कवरी या प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जो उनको जरूरत होगी वो डॉक्यूमेंट्स वो मांग सकते हैं, देने पड़ेंगे। सो एक कोर्ट की तरह ही काम करेंगे वो कुछ केसेस में। ओके, और ये जो इंक्वायरी अब शुरू हो गई है, ये इंक्वायरी विद इन 90 डेज कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है जी, अगर ये विद इन 90 डेज कंप्लीट नहीं हुई और पेंडेंसी है इंक्वायरी की, तब क्या किया जाएगा? सो वो जो एग्राइव्ड वुमेन है, क्योंकि अगर उसी जगह पे वो काम करती है वहां पे तो वो रिस्पोंडेंट भी है ना, तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ट्रांसफर द एग्राइव्ड वुमेन और द रिस्पोंडेंट टू एनी अदर वर्क प्लेस। तो या तो मतलब उन जो दो लोगों के बीच अब कंप्लेन चल रही है, एक जो वुमेन और एक जिसके ऊपर उसने कंप्लेन की है, वो दोनों में से अगर लंबी चल रही है चीजें, मतलब इंक्वायरी लंबी चल रही है, तो इन दोनों में से एक का ट्रांसफर आप दूसरी जगह कर दीजिए, या फिर जो एग्राइव्ड वुमेन है उसको लीव ग्रांट कर दीजिए अप टू 3 मंथ्स, या फिर ग्रांट दे दीजिए आप उनको ताकि वो रिलीफ मिले, जो भी प्रिस्क्राइब्ड है वो, जो भी अदर रिलीफ्स हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये जो मैंने बोला कि 3 महीने की आप छुट्टी दे दीजिए, वो छुट्टी एडिशनल रहेगी जो इन जनरल उनको छुट्टियां मिलती थी उनके, और डेफिनेटली इसमें पे भी किया जाएगा उनको। जो रिकमेंडेशन है इंटरनल कमेटी की या लोकल कमेटी की, वो अगर मतलब क्या है, एम्प्लॉयर को इन एनी केस इंप्लीमेंट करनी है, ये ध्यान रखिएगा। जो भी वो आगे से फैसला देंगे वो इंप्लीमेंटेशन अब एम्प्लॉयर का काम रहेगा। इंक्वायरी रिपोर्ट की अगर बात करें तो जो जो फाइंडिंग्स आपको मिली हैं, जो इंक्वायरी में चीजें हुई हैं, इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद एक रिपोर्ट जो है वो एम्प्लॉयर को जाएगी और जो कंसर्न्ड पार्टीज हैं उनको जाएगी कि ये जो है चीजें निकल के आई हैं और ये पूरा का पूरा केस जो है वो है और ये फैसला है। ठीक है, इंटरनल या जो लोकल कमेटी है वो जो अराइव जब कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, तो जो एलिगेशंस रिस्पोंडेंट के खिलाफ थे अगर वो प्रूव नहीं हुए हैं, सो फिर वो कोई भी एक्शन उसके खिलाफ डेफिनेटली नहीं लिया जाएगा। वो एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को रेकमेंड करेंगे कि कोई एक्शन इस मैटर में नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर जो एलिगेशंस हैं वो सच निकलते हैं, 13 के 3 सबसेक्शन में मेंशन है कि जो एलिगेशंस हैं वो अगर सच निकलते हैं तो एम्प्लॉयर को या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को रेकमेंड किया जाता है
कि वो पर्टिकुलर एक्शन लें जो भी मिसकंडक्ट हुआ है, जो सर्विस रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग। अगर सर्विस रूल्स में वो चीजें नहीं है तो फिर ये बताएंगे क्या करना है, ठीक है। देन आप डिडक्ट कर सकते हैं जो रिस्पोंडेंट है, मतलब जिसके खिलाफ ये चीजें हुई थी, उसकी सैलरी से या उसकी चीजों से आप डिडक्ट कीजिए, और वो अमाउंट जो है फिर आप किसको देंगे, वुमेन को, या जो उसके लीगल हेयर हैं जिन्होंने कंप्लेन की है उनको देंगे। अब ये भी तो हो सकता है ना कि वो जो है क्या बोलते हैं, जिसके पैसे काटने हैं वो एब्सेंट था या उसकी सैलरी उतनी बनती ही नहीं है, तो उस केस में डायरेक्ट ये भी बोला जा सकता है कि रिस्पोंडेंट जो है वो सीधा सीधा उनको कंपनसेशन दे, या वो जो सम उन्होंने बोला है वो पे करे सीधा सीधा, क्योंकि यहाँ कट करने के लिए तो है ही नहीं, वो आए ही नहीं इतने दिन, राइट। देन प्रोवाइडेड फर्दर अगर देखा जाए तो रिस्पोंडेंट अगर नहीं करता है वो सम पे, तो फिर अगेन वो जो है किसी न किसी तरीके से रिकवरी करवाई जाएगी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है वो रिकवरी करवाएगा। ओके जो एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं वो ये जो रिकमेंडेशंस दी गई है ना, तो विद इन 60 डेज की, मान लो यहां से इंक्वायरी होने के बाद कमेटी से रिपोर्ट पहुंच गई है एम्प्लॉयर या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास, तो वो क्या करेंगे, वो जो जिस दिन उनको वो रिसीट मिली है कि आज अगर पहला दिन है और पहले दिन वो रिपोर्ट मिली है, सो अब विद इन 60 डेज यानी 2 महीने हैं, उसके अंदर अंदर आपको ये रिकमेंडेशंस जो है वो उनके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। अब फर्दर अगर आपने फॉल्स कंप्लेन की है या मलेशियस कंप्लेन की है, या फिर आपने जो एविडेंस सामने रखे हैं वो गलत हैं, तो उस केस में भी क्या रहेगा, उस वुमेन के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, या फिर जिस पर्सन ने वो कंप्लेन की है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अगर आपने विटनेस गलत सामने प्रेजेंट कर दिया, या आपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए हैं वो मिसलीडिंग है, या कोई भी गलत चीज अगर आपने की है उसके लिए। प्रोवाइडेड दैट फर्दर अगर बात करें, सो जो मियर इनएबिलिटी है, मतलब ये चीज भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर सिर्फ इनएबिलिटी है कि आप बेटर तरीके से एडिक्वेट प्रूफ नहीं दे पाए, वो एक रीजन नहीं होना चाहिए। मतलब ठीक है अगला इंसान जो है वो नॉन गिल्टी प्रूव हो गया कि उसके ऊपर हम प्रूव नहीं कर पाए जो हमने एलिगेशंस लगाए थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रूव नहीं कर पाए या इतने प्रूफ आपके पास नहीं थे तो फिर उस वुमेन को कंप्लेन, मतलब जिसने कंप्लेन की है उसको जो है कुछ पनिशमेंट मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्दर प्रोवाइडेड कि जो मैलिशियस इंटेंट है वो देखना पड़ेगा कि किस इंटेंशन के साथ ये कंप्लेन की गई है, क्योंकि अब साबित तो हुई नहीं है, तो इंटेंशन क्या था ये कंप्लेन करने का, सो वो भी मद्देनजर रखा जाएगा जब भी पनिश किया जा रहा है फॉल्स उसके लिए। अब जो विटनेस अगर आपने गलत प्रूफ वहां पे खड़ा कर दिया, तो जो विटनेस जिसने गलत एविडेंस दिया है या गलत गवाही दी है या कोई फोर्स्ड डॉक्यूमेंट दिया है, मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट दिया है, सो वो अब वो जो विटनेस था उसका एम्प्लॉयर भी इसके लिए एक्शन लेगा। ओके ये बात भी ध्यान रखने वाली है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन भी है जी, जो कंपनसेशन दिया जा रहा है कि मेंटल ट्रोमा, मतलब क्या क्या चीज, कुछ एक चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा कंपनसेशन देते टाइम कि मेंटल ट्रोमा, पेन, सफरिंग, इमोशनल डिस्ट्रेस, क्या क्या चीजें हुई हैं उस वुमेन के साथ, तो उस बेसिस पे जो है क्या किया जाएगा, कंपनसेशन अलॉट किया जाएगा। या उसके करियर अपॉर्चुनिटीज को देखा जाए कि जस्ट बिकॉज ये इंसिडेंट हुआ सेक्सुअल हरेसमेंट का, क्या क्या करियर वाइज लॉस हुआ है उसको, या क्या क्या मेडिकल एक्सपेंसेस उसको बियर करने पड़े हैं, चाहे वो फिजिकल हो या साइकेट्रिक ट्रीटमेंट हो, या फिर इनकम, अब जो रिस्पोंडेंट है उसका भी इनकम और फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाएगा, एंड फिजिबिलिटी देखी जाएगी कि लमसम अमाउंट दिया जा सकता है या फिर इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड कराया जाएगा। सो ये चीजें जो है वो ध्यान रखी जाएंगी जब भी कंपनसेशन की बात आएगी, ठीक है। दूसरी चीज, अब ये इतना बड़ा केस अगर चल रहा है जो आप इंक्वायरी हो रही है, तो इसमें आप क्या करेंगे, प्रोहिबिशन रहेगा पब्लिकेशन का, यानी कि इन चीजों से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन प्रेस में लीक नहीं होनी चाहिए और प्रेस जो है उसको नहीं छापेगी पर्टिकुलरली, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट अगर वो, मतलब उस वुमेन की आइडेंटिफिकेशन बाहर नहीं जानी चाहिए, बट अगर उस केस में कुछ जस्टिस मिला है, कुछ अच्छा हुआ है, तो फिर आप जो है उसको बता सकते हैं, लेकिन उसका नाम जो है या फिर वुमेन की शक्ल जो है, वो चीजें, आइडेंटिटी, एड्रेस, वो चीजें बाहर नहीं जाएंगी प्रेस में। बाकी चीजें आप बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा एक केस था और उस केस में जो है इस तरीके से कोर्ट ने या कमेटी ने जस्टिस प्रोवाइड किया है, तो वो विक्टिम ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए क्या क्या चीज, मतलब जो जस्टिस मिला है वो आप अवेयरनेस के लिए बता सकते हो। अदरवाइज जो है आपको वो नहीं करना है, उसकी आइडेंटिफिकेशन लीक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर विद इन जो उसके हैं, मतलब जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, जो कमेटी में थे मान लो, या जिसके पास वो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें से किसी ने लीक कर दिया, तो उनके लिए भी क्या रहेगा जी, पर्टिकुलरली एक्शन लिया जाएगा। मतलब कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन है ना, जो डील कर रहा है इन चीजों से, हैंडल कर रहा है, जिसके पास कंप्लेन आई है, वो नोडल ऑफिसर हो गया,
गया या फर्दर कमेटी के पास गई है या जहां पे टाइप हो रही हैं चीजें, सो वो सारी चीजों वहां पे से अगर किसी ने लीक कर दिया इसको, तो उस इंसान को भी फिर पेनल्टी जो है वो झेलनी पड़ेगी, जो भी सर्विस रूल्स में एप्लीकेबल होगा उस हिसाब से। ठीक है। देन अगर एक अपील का भी ऑप्शन है हमारे पास 18 सेक्शन के अंडर, इसमें भी फर्दर सबसेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए कि जो इम्प्लीमेंटेशन होनी थी रिकमेंडेशन की, अगर वो नहीं हुई है तो आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट में या ट्राइब्यूनल में जाके भी अपील कर सकते हैं कि आपका हक आपको अभी भी नहीं मिला है। वो जो अपील है सबसेक्शन फर्स्ट के अंडर, 18 के फर्स्ट के अंडर, वो अपील जो है वो 90 डेज के अंदर होनी चाहिए। ये इतनी रिकमेंडेशंस आई थी, 60 डेज के अंदर उनको लेना था, जो फैसला लेना था, एक्शन लेना था, वो अगर उन्होंने नहीं लिया है तो आप फर्दर जो है फिर वो मतलब अपील कर सकते हैं आप कोर्ट में या ट्राइब्यूनल में। ठीक है। अब चैप्टर 6 आता है जी, एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटी रहेगी, जो आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है या जो बॉस है आपका, सो वो एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, ये ध्यान रखना उसकी जिम्मेदारी है। एक इंटरनल कमेटी जो है वो बनाए और एक वो होता है ना कि वो अपने प्लेस को सेफ रखे, वो उसकी जिम्मेदारी है। वर्कशॉप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम रेगुलर इंटरवल्स पे करवाए, वो भी उसकी जिम्मेदारी है, ये उसकी ड्यूटी है कि अवेयरनेस तो हो इस बारे में, ताकि अगर किसी के साथ कुछ हुआ है तो वो कंप्लेन कर सके। प्रोवाइड नेसेसरी फैसिलिटीज, जब भी इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी उस मामले में इंक्वायरी कर रही है तो जो जो फैसिलिटीज उनको चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए, वो प्रोवाइड करना आपकी जिम्मेदारी है। देन आप असिस्ट करेंगे अटेंडेंस सिक्योर करने में कि ये रेस्पोंडेंट है, ये विटनेसेस हैं, जिस दिन इनको बुलाया गया है आप इंश्योर करें कि वो उस दिन आए। ठीक है। मेक अवेलेबल सच इंफॉर्मेशन टू द इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी, सो जो भी उस कंप्लेन से रिगार्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए वो इंफॉर्मेशन आप उनको अवेलेबल कराएंगे। ठीक है। फर्दर वुमेन को भी असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे अगर उनको जो है वो ये क्या बोलते हैं इसमें लॉ के अंडर, आईपीसी के अंडर अगर उनको क्या करना है, जो भी लॉ एनफोर्स्ड है ना उसके अंडर उनको अगर कंप्लेन करनी है तो उस कंप्लेन में भी आप उसकी असिस्ट करें, उसको हेल्प करें उसकी। ठीक है। प्लस अगर वो होता है ना कि अगर ये भी तो हो सकता है कि कहीं बाहर से हो वो इंसान जिसने क्या किया है, हरेस किया है, सो वो बाहर वाले इंसान के लिए भी एक्शन इनिशिएट करने का काम जो है वो किसका रहेगा, एम्प्लॉयर का रहेगा। ठीक है। फर्दर हर एक एम्प्लॉयर, एवरी एम्प्लॉयर शेल ट्रीट, जो सेक्सुअल हरेसमेंट है उसको एक मिसकंडक्ट ट्रीट की जाए, आपके जो सर्विस रूल्स हैं उन सब में ये चीजें मेंशन की जाएं और टाइमली सबमिशन हो रिपोर्ट का, ये भी मॉनिटर किया जाए कि इंटरनल कमेटी टाइमली सबमिट करे रिपोर्ट, जो भी उनको टाइम दिया गया है। ठीक है। देन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की अगर बात करें, उसकी भी पावर्स रहेंगी, उसकी भी ड्यूटीज रहेंगी, तो वो भी टाइमली सबमिशन हो लोकल कमेटी से, क्योंकि लोकल कमेटी से रिपोर्ट तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास आएगी ना, जैसे लोकल कमेटी से, जैसे उससे इंटरनल कमेटी से रिपोर्ट जारी एम्प्लॉयर के पास, वैसे लोकल कमेटी से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जाएगी। सो वो भी टाइमली सबमिशन हो, वो ध्यान रखना डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की जिम्मेदारी है। देन कुछ एक मेजर्स जो एंगेज मतलब होता है ना, नेसेसरी फॉर एंगेजिंग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो एनजीओ से आप लोग इंक्लूड कर रहे हैं या एनजीओ से आप लोग बुला के एंगेज, जो इसमें एंगेज्ड हैं उनकी तरफ से आप जो है अवेयरनेस फैला रहे हैं, तो वो चीजों के ऊपर काम करना भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का काम रहेगा। ये 20 सेक्शंस जो हैं हमारे हो गए। बचे हुए 10 सेक्शंस जो है वो मिसलेनियस चैप्टर 8 में आ जाते हैं कि कमेटी जो है वो एनुअल रिपोर्ट सबमिट करे कि फर्दर कितने जो हैं इसके सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस आए, कितनों पे काम हुआ, कितने पेंडिंग हैं, वो सारी चीजें। एम्प्लॉयर भी इंफॉर्मेशन आएगा ये, टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन इन एनुअल रिपोर्ट, तो एनुअल रिपोर्ट में एम्प्लॉयर भी इस इंफॉर्मेशन को क्या करे, डाले कि भाई ये जो है मतलब इंक्लूड करनी है हमें इंफॉर्मेशन कि इतने केसेस आए थे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में और उनके ऊपर काम हुआ, या हमने इतना सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया कि एक भी केस जो है वो नहीं आया। इस तरीके की चीजें वो एम्प्लॉयर यहाँ पे ऐड करेंगे। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो भी मॉनिटर करेगी इंप्लीमेंटेशंस को और डाटा को मेंटेन करेगी कि कितने केसेस आए और क्या क्या चीजें हुई। फर्दर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो पब्लिसाइज करेगी एक्ट को, यानी इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएगी इस एक्ट के बारे में। एक पावर टू कॉल है इंफॉर्मेशन और इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स का, तो वो भी यहाँ पे जब कमेटी काम कर रही होती है तो वो इंफॉर्मेशन या इंस्पेक्शन जो है वो मांग सकते हैं रिकॉर्ड्स की। जो अगर नॉन कंप्लायंस होता है प्रोविजन ऑफ एक्ट का तो पेनल्टी जो है वो भी एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वर्ड दे रखा है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की तरफ से आएंगी। जितने भी ऑफेंसेस है ना वो इस एक्ट के अंडर नॉन कॉग्निजेबल रहेंगे, वो आप याद रख सकते हैं। एक्ट नॉट इन डेरोगेशन
ऑफ एनी अदर लॉ। तो कोई भी अगर एग्जिस्टिंग लॉ है हमारे पास तो उस लॉ के हम अगेंस्ट नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। ये एक्ट जो है उनके साथ साथ ही चल रहा है। पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, फर्दर अगर कोई और रूल्स बनाने हुए तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनाएगी। और पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, तो अगर इस एक्ट में कहीं पर भी कोई डिफिकल्टी आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन डाल के उस डिफिकल्टी को रिमूव कर सकती है अपने लेवल पे। ठीक है जी। सो ये सेक्सुअल हरेसमेंट के 8 चैप्टर्स और 30 सेक्शंस थे। मैं उम्मीद कर रही हूं आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, एक प्रोसेस समझ आया होगा। ठीक है, तो अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।